विषय में तो हमको सबसे जो प्रमुख व्यक्ति जिसके बारे में सुनने को मिलता है, किसके बारे में सुनने को मिलता है? मंगल पांडे के बारे में। और एक और जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या कहना चाहिए जो बचपन में हम लोग पढ़ा या पिछले क्लासों में पढ़ा, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं तरफ, ठीक है, तो वो कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो बस एक दो लोगों को जानते हैं, है ना। और जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं आता आज के दौर में, पहले आता था, पहले ये सब हाईलाइट पॉइंट थे, ये सब आते थे। आज के समय में अब ये सब नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब डीप अध्ययन करना पड़ेगा, है ना, तो बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति के सबसे पहले इसके जिस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे वो कि कारण, किस कारण से 1857 में क्रांति हुई, है ना, जिसको हम लोग विद्रोह कहते हैं, ठीक है। तो यदि इसके कारण के विषय में विचार करें तो सबसे पहला कारण जो दूरगामी कारण था, तत्कालिक कारण से हम लोग पहले जानते हैं। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला पार्ट, तो बस उसी पढ़ लेते हैं, हम लोग ये जानते हैं या सुने हैं, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से 1857 में ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिससे और तमाम रियासतों ने और सैनिकों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है। तो पहला कारण जो हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण कौन कौन से थे? तो पहला है शिल्पकारों, कौन? शिल्पकारों। तो शिल्पकार लोग क्या हो गए? इस विद्रोह में बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हो गए? अगर इसके बारे में विचार करें तो हम लोग पहले पढ़े थे, जब यूरोपियों का आगमन पढ़े थे, तो अगर ध्यान में होगा तो अंग्रेजों ने जो भारतीय उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जो कुटीर उद्योग थे, उसको नष्ट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? तो जितने भारतीय उत्पाद होते थे उनको भारत से बाहर जब निर्यात करते थे तो उस पर उच्च कर लगाते थे, उच्च निर्यात कर लगाते थे, जिससे क्या होता था? जो भारतीय उत्पाद होते थे, भारतीय शिल्पकारों के जो उत्पाद होते थे वो काफी महंगे हो जाते थे। इस कारण से विदेशों में जो भारत के वस्तु होते थे उनका दाम अधिक होता था, जिससे निर्यात भी कम होता था, ठीक है। और दूसरा ये तो हो गया भारत के बाहर में, साथ ही साथ भारत के अंदर भी इनके उत्पाद बिकने बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? तो जैसे हमने देखा था कि भाई यदि मैं बताऊं कि ये भारत है मान लो और यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, तो जब ब्रिटिश लोग क्या करते थे, यहाँ उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति चल रहा था, यहाँ जो उत्पाद होते थे, जो वस्तुएं होती थी वो मशीनों के माध्यम से बनती थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में बनती थी और सस्ती होती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? इस सामान को भारत में लाने के लिए, मान लो ये भारत है और ये क्या है? ब्रिटेन, ठीक बात है। तो ब्रिटेन से सामान को जब भारत आयात किया जाता था तो इस पर नगण्य कर लगाते थे, नगण्य कर लगाते थे, नहीं बराबर लगाते थे, जिससे ब्रिटेन की वस्तुओं का जो दाम होता था वो भारतीय वस्तुओं की तुलना में काफी कम होता था। जैसे अभी चाइनीज का होता है ना, चाइनीज लोग घटिया के साथ साथ सस्ता माल बनाते हैं, इसीलिए बिकता है ना जी, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग करते थे, इनके जो वस्तु थे वो यहाँ पे बिल्कुल नगण्य कर लगाते थे, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफी कम होता था, इसलिए इनके जो सामान होता था वो काफी सस्ता होता था, जिसके कारण से भारत के बाजार में किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। और भारत में क्या होता था? हाथ से हैंडक्राफ्ट अगर सुने होंगे तो, ठीक है, जिस वस्तुएं बनती थी, ठीक है, मानव श्रम से वस्तुएं बनती थी, जिस कारण इसका जो दाम है वो काफी ज्यादा होता था। साथ ही यदि भारत से बाहर अगर भेजना है वस्तुओं को तो यहाँ पे जो निर्यात कर होता था वो काफी उच्च होता था। अगर उदाहरण के लिए देखिए, कोई वस्तु भारत में बना है, उसका कीमत यदि 50 रुपए है तो इस पर 20 रुपए का मान लो क्या किए? निर्यात टैक्स लगा दिए, निर्यात कर लगा दिए। अब ये वस्तु मान लो अगर ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना है हमको वस्तु बेचने के लिए, अपना सामान, अपना उत्पाद बेचने के लिए, तो यहाँ ये वस्तु 70 रुपए का हो गया। अब चूंकि हम लोग हर चीज को हाथ से बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट होता है, और यदि ब्रिटेन में देखें तो वही सामान मशीनों से बनती है। अब जब मशीनों से बनती है तो यहाँ क्या होता है? सस्ता होता है सामान। यही सामान भारत में बन रहा है, यहाँ 20 रुपए
और ये लोग नगर में क्या करते थे, आयात कर लगाते थे, आयात शुल्क लगाते थे, जिसके कारण इनका 20 रुपए का सामान ज्यादा 21 रुपए पड़ता था भारत में। इसलिए भारत के बाजार में किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटिश मार्केट का नियंत्रण हो गया। इसलिए जो भारतीय कुटीर उद्योग था वो कंप्लीट समाप्त हो गया, इनको बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो पहला व्यक्ति या पहला समाज समुदाय वर्ग जो 1857 की क्रांति में कूदे वो कौन थे, शिल्पकार। क्यों, क्योंकि उच्च आयात कर या उच्च निर्यात कर के कारण भारतीय शिल्पकारों का और जो धंधा था, उद्योग था, वो लगभग ठप हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ठीक बात है। तो पहला वर्ग शिल्पकार जो 1857 के और क्रांति में कूद गए, शामिल हो गए। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा वर्ग कौन सा है जो 1857 की क्रांति में शामिल हुए, वो कौन थे, किसान वर्ग, कृषक वर्ग भी क्या हुए, तो इस 1857 की क्रांति में कूद गए, शामिल हो गए। तो पहला शिल्पकार और दूसरा क्या है, किसान। ठीक है, या कृषक वर्ग। तो कृषक वर्ग क्यों कूदा 1857 की क्रांति? तो इसके पहले क्लासों में हमने पढ़ा है कौन सा, कि अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्र में भूमि कर लगाया था, भू राजस्व या भूमि बंदोबस्त लेके आए थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी, तो पहले जैसे हमने पढ़ा था क्या, इजारेदारी। ठीक है, कौन लेके आया था इजारेदारी को, तो इजारेदारी व्यवस्था 1772 में वारेन हेस्टिंग लेके आया था, इजारेदारी बंगाल में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा किसानों का अगर शोषण हुआ तो किस व्यवस्था में हुआ, स्थायी बंदोबस्त में हुआ। स्थायी बंदोबस्त को और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, है ना, स्थायी बंदोबस्त। ठीक बात है। स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था थी जो भारत काफी सारे क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक बात है। अब जब लागू किया गया तो इसमें किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ। हम अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या था स्थायी बंदोबस्त, तो किसानों को इतना शोषण किया गया कि किसान जो है साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते थे। यदि टैक्स कर नहीं चुकाते थे तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती थी, अर्थात किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, इस कारण किसानों के मन में खुन्नस था अंग्रेजों के प्रति, और जैसे उनको मौका मिला तो 1857 में फिर वो भी शामिल हो गए इस विद्रोह में। ठीक है, तो आर्थिक कारण में हमने दो प्रमुख कारण देखा, एक भारतीय कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, शिल्पकार वर्ग था, उनका व्यवसाय समाप्त हो गया, ठप हो गया, इसके कारण शिल्पकार इस विद्रोह में शामिल हो गए, भाग ले लिए। और दूसरा हमने देखा किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी, अंग्रेजों के जो भूमि बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था था उसके कारण हम देख चुके हैं 30 से 55% तक और जो है उत्पादन का हिस्सा लिया जाता था टैक्स के रूप में, लगान के रूप में। तो किसान वर्ग कूद गए इस आंदोलन में। तो आर्थिक कारण में हमने दो प्रमुख चीजें देखी, एक शिल्पकार वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। ठीक, तो ये पहला कारण था क्या, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण समझ गए हम, पहला आर्थिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण के बाद दूसरा कारण कौन सा है, तो दूसरा है सामाजिक कारण। ठीक है, 1857 की क्रांति का दूसरा पहलू क्या है, सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण, इसमें भी हम लोग दो पहलू देखते हैं। पहला कौन सा है सामाजिक कारण में, तो अंग्रेजों के समय भारत में अंग्रेजों ने जो भारतीय लोग थे, यहाँ के मूल निवासी थे, उन पर अत्यधिक अत्याचार किया, बिल्कुल हीन भावना से, हेय दृष्टि से देखते थे। किसको, भारतीयों को। आज भी अगर हम लोग यूरोप में जाएं तो वहां नस्लवाद चलता है, काले गोरे का भेद चलता है। वहां अभी देखे होंगे प्रोटेस्ट चलते रहता है ना, रंग भेद के विरोध में। तो इनके मन में जो रंग भेद का भाव है, उनका उसका जड़ काफी गहराई तक है। वही भाव यहाँ भी था। तो भारतीय लोगों को निग्गर कहते थे, अर्थात काले, हीन के भाव से देखते थे। तो एक क्या है, रंग भेद के कारण, और जो है आम लोग, आम जनता, भारत के आम लोग, आम जनता जो है क्या हुए, तो 1857 में क्या किए, भाग ले लिए। 1857 की क्रांति में शामिल हो गए कौन, आम जनता, आम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था, रंग भेद होता था, एकदम हीन की भावना से देखा जाता था उनको।
ठीक बात है। पहला कार्य सामाजिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सामाजिक में बात करें तो जो रूढ़िवादी भारतीय थे, कौन? रूढ़िवादी भारतीय, ठीक है, रूढ़िवादी भारतीय। तो रूढ़िवादी भारतीय भी 1857 की क्रांति में शामिल हुए। क्यों शामिल हुए? इसके कारण को अगर हम लोग देखें तो हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने कई जो रूढ़िवादी परंपरा थी भारत की, जो कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त कर दिया था, उन पर प्रतिबंध लगाया था। जैसे सती प्रथा, हम देख चुके हैं क्या? सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा के अलावा क्या था? विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ये देखे थे। इसके अलावा क्या था? सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, फिर बाल विवाह। बाल विवाह के लिए कानून बनाया अंग्रेजों ने, ठीक है, बाल विवाह, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं नर बलि प्रथा प्रचलित है क्या भारत में? नर बलि, ठीक है, प्रथा, नर बलि प्रथा, ये तमाम प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित था, ठीक है। इसके विरोध में और अंग्रेजों ने कानून बनाया। जैसे सती प्रथा के उन्मूलन के लिए 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने, और सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में बनाया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विधवा पुनर्विवाह तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, ठीक है। बाल विवाह के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, नेटिव मैरिज एक्ट, जिसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। नरबलि, तो नरबलि प्रथा, भारत में नरबलि प्रथा प्रचलित है ना, जानते होंगे इसके बारे में, नरबलि प्रथा के बारे में, ठीक है। तो एक व्यक्ति हुए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम वायसराय बने, तो उन्होंने एक व्यक्ति, एक अंग्रेज जनरल जिसका नाम था कैम्पबेल, उसे नियुक्त किया नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए। और फिर अंततः 1860 में और नरबलि प्रथा को अपराध घोषित किया गया आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत। यह अपने छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित था, है ना, दंतेश्वरी मंदिर में, और जो है नरबलि प्रथा प्रचलित था, जिसे जब बंद किया गया तो फिर वहां की जनजातियों ने विद्रोह किया, जिसको हम लोग मेरिया विद्रोह के नाम से जानते हैं 1842 में, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की कुरीतियां प्रचलित थी, जिसको अंग्रेजों ने समाप्त किया, जिसको जो रूढ़िवादी भारतीय थे उन्होंने अपने सामाजिक, अपने धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप मान करके और जो है अंग्रेजों का विरोध किया। और 1857 में फिर ये रूढ़िवादी भारतीय लोग भी कूद गए विद्रोह में 1857 के, ठीक है। तो ये हमने देखा कौन सा? सामाजिक कारण। इसके पहले हमने आर्थिक कारण देखा था। आर्थिक कारण में शिल्पकार वर्ग बर्बाद हो गए, उन्होंने फिर वो शामिल हो गए। किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, उनकी जमीनें जब्त कर ली गई, उनको बंधुआ मजदूर बनाया गया। अत्यधिक किसान जो है आत्महत्या किए, तो उनके मन में भी खुन्नस था ब्रिटिशों के प्रति, उन्होंने वो भी शामिल हो गए। उसके बाद आर्थिक कारण के बाद सामाजिक कारण देखे। सामाजिक कारण में एक था क्या? रंग भेद, ठीक है, अंग्रेज भारतीयों को काफी हेय दृष्टि से देखते थे। और दूसरा, रूढ़िवादी भारतीय भी इन प्रथाओं को बंद करने के विरोध में 1857 की क्रांति में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये दो प्रमुख मेजर कारण समझ में आया, ठीक बात है। अब सामाजिक कारण के बाद आता है आपका धार्मिक कारण, ठीक है। तो धार्मिक कारण भी था इस विद्रोह के पीछे। तो इस विद्रोह के पीछे धार्मिक कारण क्या था, ये अगर हम लोग देखें तो क्या समझ में आता है? धार्मिक कारण, ठीक, धार्मिक कारण। तो ब्रिटिश लोग जो है भारत में व्यापक स्तर पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिए। किसका? ईसाई धर्म का, ठीक है। जितने भी स्कूल थे, अस्पताल थे, बाजार थे, है ना, और जो आम लोग जहां पर बैठते थे, चबूतरा थे, हर जगह ये अंग्रेज लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। और जितने भी जो गरीब थे, शोषित थे, और जो जिनको जैसे विधवा थे, है ना, और जो काफी गरीब व्यक्ति होते थे, जनजाति वर्ग के लोग होते थे, इनको भला फुसला करके हर तरीके से साम दाम दंड भेद लगा करके और ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देते थे। और परिवर्तित करते तो थे, ठीक बात है, लेकिन इसके अलावा हिंदू धर्म का बुराई करते थे। आपके धर्म में ये बुराई है, इतने सारे देवता है, फलाना ढिकाना, ये कुप्रथा, ये कुप्रथा, मतलब हिंदू धर्म का बुराई करते थे।
जिससे जो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे वो लोग फिर विरोध करने लगे, किसका? ईसाई धर्म का। ठीक है, और फिर हिंदू धर्म के लोग जो है 1857 की क्रांति में ईसाइयों का विरोध करने के भाव से और शामिल हुए। ठीक बात है, तो समझ में आया धार्मिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने और जो है व्यापक स्तर पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया, ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित किया। ठीक है, अपने यहाँ भी चल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी, है ना, धर्मांतरण का मुद्दा काफी हाईलाइट है। ठीक है, तो चल रहा है, ये सही बात है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई। छत्तीसगढ़ में मूल जनजाति लोग यहाँ रहते हैं और एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च है। ठीक है, इतने संख्या में लोग, आदिवासी लोग क्या हो चुके हैं? ईसाई बन चुके हैं। मतलब ये तो बात सत्य है। अब कितनी मात्रा में और जो है धर्मांतरण हो रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन हो तो रहा है धर्मांतरण, ये तो सत्य है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में यही था कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे? ईसाई धर्म में हिंदुओं को और ये कहने चाहिए भारतीयों को परिवर्तित करते थे। ठीक, धार्मिक कारण हो गया। धार्मिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं, हमने सबसे पहले आर्थिक कारण देखा, समझ में आया। आर्थिक कारण में शिल्प वर्ग और कृषक वर्ग जो है शामिल हुए। फिर देखा सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण में आम जनता शामिल हो गए, क्योंकि उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, नस्ल भेद के भाव से देखा जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कृषक वर्ग के अलावा शिल्पकार और कृषक वर्ग हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या देखा हमने? धार्मिक कारण में ईसाई धर्म में काफी मात्रा में धर्मांतरण किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए और जो है भारतीय समाज जो है इस आंदोलन में शामिल हो गए, 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। तो ये धार्मिक कारण है। ठीक है, धार्मिक कारण के बाद आता है आपका कौन सा? राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, ठीक है, तो राजनैतिक कारण को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, राजनीतिक कारण कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे क्या कि लॉर्ड वेलेजली का कौन सा? सहायक संधि। एक कारण, एक प्रमुख मेजर कारण कौन सा था? लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि। दूसरा क्या था? डलहौजी का कौन सा? हड़प नीति। डलहौजी का हड़प नीति, जिसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में। डलहौजी का हड़प नीति या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? और क्या नाम है इसका? व्यपगत का सिद्धांत। ठीक बात है, व्यपगत का सिद्धांत। ये प्रमुख कारण बना। एक अवध आगे हम लोग देखने वाले 1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्र से किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो हम लोग पढ़ेंगे कि अवध से जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने फिर क्या किया? इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो एक अवध हो जाएगा, तो अवध को और इन्होंने क्या किया? हड़प लिया था। ठीक बात है, तो लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हुआ था सहायक संधि में, क्यों इसको लेके आया था? तो सहायक संधि में जो ब्रिटिश सेना होता था, यदि कोई राज्य या कोई क्षेत्र सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था तो उसको अपने खुद के व्यय पर एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने दरबार में नियुक्त करना पड़ता था, और उनके जो वैदेशिक मामला थे, उनकी जो संप्रभुता थी वो समाप्त हो गई। इसलिए जितने राज्यों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए वे काफी असंतुष्ट हो गए। उनको लगा कि हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, हमारी संप्रभुता समाप्त हो गई। तो इस कारण जितने असंतुष्ट राज्य थे वो फिर इस 1857 की क्रांति में शामिल होंगे। ठीक बात है। दूसरा हमने देखा डलहौजी का हड़प नीति। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत। इसमें क्या किया डलहौजी ने? तो जिन राज्यों का प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं होता था उन राज्यों को हड़प लेता था, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर देता था। ये हमने देख चुका है। ठीक है, डलहौजी हड़प नीति। इसके अलावा अवध को कैसे लिया गया था? तो हमने देखा कि अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, अब उसका प्राकृतिक उत्तराधिकार भी था, तो हड़प नीति तो उस पर लागू होता नहीं, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, उसको कहा कि आप जो है आपके राज्य में आप कुशासन कर रहे हैं, लोग खुश नहीं है। ठीक है, आपके राज्य में अकाल पड़ा है, तो अर्थात अवध को कुशासन का आरोप लगा करके और डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण है, जो राजनीतिक कारण है, जिसके कारण राज्यों ने क्या किया? 1857 की क्रांति में शामिल हुए। जैसे सहायक संधि में हमने देखा था पहला राज्य कौन था सहायक संधि स्वीकार करने वाला, तो इलाहाबाद देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर मैसूर था, फिर तंजौर था, है ना, अवध, और लास्ट में देखा था कौन सा, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ
तो जब मराठों की पराजय हुई उसके बाद फिर किसने, तो होलकरों ने 1818 में फिर सहायक संधि स्वीकार किया। वैसे ही डलहौजी की हड़प नीति थी, इसमें सबसे पहले देखा सतारा 1848 में सतारा को और हड़पा, ठीक है। उसके बाद जयपुर, सतारा, जयपुर के बाद फिर संबलपुर, अपना उड़ीसा वाला संबलपुर, ठीक है ना। उसके बाद फिर उदयपुर 1800, फिर बघाट 1850 में, फिर 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, अभी झांसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, उसके बाद 1856 में अवध को हड़पा, कुशासन का आरोप लगा करके। तो ये जितने तमाम राज्य थे ये असंतुष्ट थे, इनके राज्यों को हड़प लिया गया था। तो ये सब अवसर ढूंढ रहे थे कि कब हम लोग अंग्रेजों से अपना बदला लें। तो फिर 1857 में ऐसी परिस्थिति हुई कि इन सबने मिलकर के और फिर विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। समझ में आया? राजनीतिक कारण, ठीक बात है। इसके बाद है आपका सैन्य कारण, सैनिक कारण। राजनीतिक कारण हमने देख लिया, सबसे पहले आर्थिक कारण देखा, फिर सामाजिक कारण, फिर धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के बाद फिर राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण के बाद सैनिक कारण, ठीक है। कौन सा? सैन्य लिख सकते हैं क्या? सैन्य कारण, ठीक है। सैन्य कारण कौन कौन से थे 1857 की क्रांति की, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में, कब? 1856 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं क्या, सामान्य भर्ती अधिनियम। सामान्य भर्ती अधिनियम, ठीक है। सामान्य भर्ती अधिनियम 1856। इसमें सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 में कहा गया कि जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनको भारत के अंदर और इसके अलावा भारत के बाहर कहीं भी युद्ध के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा कहा गया तो जो हिंदू या उच्च हिंदू वर्ग के सैनिक थे, ठीक है, उच्च हिंदू वर्ग के सैनिक, ठीक है, सैनिक उच्च हिंदू वर्ग के जो सैनिक थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है। क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो भी हिंदू वर्ग का सैनिक या कोई भी व्यक्ति समुद्र को पार करेगा तो उसकी जाति छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसका सामाजिक, उसके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। सैनिकों को डर होता था कि यदि हमने युद्ध करने के लिए बाहर गए और फिर जब घर वापस जाएंगे तो हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। इस डर से, इस भाव से, और उच्च हिंदू वर्ग के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह में शामिल हो गए, ठीक। एक कारण यह था। दूसरा कारण क्या था, तो जो भारतीय सैनिक होते थे, भारतीय सैनिक, इनका वेतन कम होता था। किसकी तुलना में? ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में। तो इनका क्या होता था, वेतन कम होता था। दूसरा, इनका जो पदोन्नति है वो भी नहीं होता था। जैसे हम लोग कौन सा मूवी देखे हैं, आरआरआर, ठीक है। तो उस मूवी में कौन, रामचरण सबको वो एक झंडे लड़का पकड़ के लाता है, फिर भीड़ में जाके, फिर भी उसके बाद उसका पदोन्नति नहीं होता, बल्कि किसका हो जाता है, एक ब्रिटिश सैनिक का। तो सेम यही स्थिति होता था इस समय। तो जो भारतीय सैनिक होते थे उनका पदोन्नति नहीं होता था, उनको वेतन कम दिया जाता था। इसके अलावा और कौन कौन से कारण थे, तो इसके अलावा जो भारतीय सैनिक होते थे उनको दाढ़ी रखने का, पगड़ी पहनने का, ये सब, इन सब चीजों पर क्या था, प्रतिबंध था, ठीक है। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्र में, सुदूर वनांचल क्षेत्र में जब कभी युद्ध किए जाते थे तो उनको विदेशी भत्ता नहीं दिया जाता। जैसे अभी भी भारतीय सेना के द्वारा विशेष भत्ता दिया जाता है। जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो जो बीएसएफ के जवान होते हैं, अपने बस्तर में यदि ले ले तो उनको विशेष भत्ता दिया जाता है क्योंकि वो दुर्गम इलाके में अपनी सेवा दे रहे हैं। वैसे यदि सियाचिन की बात करें तो वहाँ के जो सैनिक हैं इतने -30-40 डिग्री में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनको भी विशेष भत्ता दिया जाता है। तो वही विशेष भत्ता जो है भारतीय सैनिकों को नहीं दिया जाता था। तो ये तमाम कारण थे जिससे क्या थे, जो भारतीय सैनिक थे वो असंतुष्ट थे और भारतीय सेनाओं ने फिर इस विद्रोह को प्रारंभ किया है, ठीक है। ये था सैन्य कारण, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तात्कालिक कारण, ठीक है। सैन्य कारण हो गया, अब तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था इस विद्रोह का, सब लोग जानते होंगे इसको।
तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले यही था क्या जी? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये तत्कालिक कारण बना। ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटिश सेना में एक नया राइफल ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। कौन सा? इनफील्ड राइफल। ठीक है, कौन सा? इनफील्ड राइफल। ठीक है, इनफील्ड राइफल ये शामिल किया गया था। तो इस इनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता था, जिसमें बारूद लगा होता था, उस बारूद को किससे सुरक्षित किया जाता था, या किसका उस पर आवरण होता था? चर्बी का। और वो चर्बी किससे बना होता था? तो गाय और सुअर के मांस से, या गाय या सुअर की चर्बी से प्रोटेक्ट किया जाता था इस इनफील्ड राइफल के कारतूस को। और जब इसको चलाते थे तो उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, छीलना पड़ता था, जिससे जो भारतीय सैनिक थे वो काफी आहत हुए। हिंदुओं ने कहा कि गाय हमारे लिए पवित्र है, ठीक है, और हम गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से नहीं काटेंगे। मुसलमानों ने कहा कि इस्लाम धर्म में और सुअर को अपवित्र जानवर माना जाता है ना, तो हाँ, तो सुअर की चर्बी को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसलिए जो सैनिक थे वो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के कारण और जो है इस विद्रोह को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो तत्कालिक कारण कौन सा बना? चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, समझ में आया? चर्बी वाला कारतूस ये तात्कालिक कारण था। अब चालू होगा क्या? खेला। ठीक है, यहां तक तो कारण देख रहे थे कि भाई क्या क्या कारण थे, जो पहले बैकग्राउंड तय हुआ, किस आधार पर यह विद्रोह हुआ, उसमें कुछ तात्कालिक कारण बने, जैसे चर्बी वाला कारतूस, ये एक कहना चाहिए तो आग में घी डालने काम किया, है ना। पहले से लोगों के दिल में आग लगा हुआ था और उसमें घी डालने काम किया, चर्बी वाला कारतूस। फिर सेना ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख मेजर कारण थे वो हमने देखा। सबसे पहले आर्थिक कारण देखा, जिसमें क्या देखा कि जितने कुटीर उद्योग था, शिल्पकार वर्ग था, वो बर्बाद हो गए, उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया। दूसरा देखा, जो कृषक वर्ग थे उनका काफी शोषण हुआ, उनकी स्थिति दयनीय हो गई, है ना, उनकी जमीनें छीन ली गई, वो इस विद्रोह में शामिल हुए। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, उसके बाद हमने देखा आर्थिक कारण के बाद सामाजिक कारण। तो एक तो भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखा जाता था, है ना, उनको उनके साथ नस्ल भेद, जाति भेद किया जाता था, इसलिए जो भारतीय समाज था, आम जन थे, वो इस विद्रोह में शामिल हुए। और जो रूढ़िवादी भारतीय थे वो अंग्रेजों के द्वारा कुछ अच्छा कदम उठाया गया था, है ना, जो हमारी कुप्रथाएं थी उनका उन्मूलन किया गया था, उसको अपने ऊपर आक्षेप मान के, अपने सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मान करके जो रूढ़िवादी भारतीय थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। ये सामाजिक कारण हमने देखा। सामाजिक कारण के बाद फिर हमने धार्मिक कारण देखा, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार काफी व्यापक मात्रा में होने लगा और हिंदू धर्म का बुराई करते थे ये लोग, इसलिए और जो है भारतीय लोग जो है इस विद्रोह में शामिल हुए। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण हम देख ही चुके हैं, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक समझे, जिससे तमाम राज्य असंतुष्ट रहे। उसके बाद डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत बहुत सारे राज्यों को छीन लिया, जिसमें पहला सतारा था, देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अवध को कुशासन का आरोप लगा करके छीन लिया गया, वाजद अली शाह को वहां से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, तो उनकी पत्नी फिर इस विद्रोह में और जो है शामिल होंगी लखनऊ से। ठीक है, तो राजनीतिक कारण था। सैन्य कारण में देखिए कि जो कल सामान्य भर्ती अधिनियम आया था 1956 में, उसके जो प्रावधान थे उससे सैनिक संतुष्ट थे, है ना। उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, तो उसमें हमने देखा था कौन कौन से प्रावधान था। पहला, जो समुद्र पार करके दूसरे देशों में युद्ध करने जाना था, इससे जो सैनिक थे वो हाथ थे। दूसरा, उनका वेतन कम था, उनका पदोन्नति नहीं होता था अंग्रेजों की तुलना में। ठीक है, उनको जो मुसलमान सैनिक होते थे उनको दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता था, जो हिंदू सैनिक होते थे, राजपूत होते थे, उनको पगड़ी नहीं धारण करने देते थे। ठीक है, और उनको विदेशी भत्ता भी नहीं देते थे। तो इस कारण क्या थे, तो भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे। तात्कालिक कारण देख ही चुके हैं, जो चर्बी वाला कारतूस था, इनफील्ड राइफल था। ठीक है, तो उसका कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था, तो उसके और जो है खिलाफ जो है सैनिक जो है इस विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, अब देखेंगे विद्रोह कि विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया। ठीक है, एक व्यक्ति जानते हैं हम लोग कौन, मंगल पांडे, उसी ने शुरू किया है।
मंगल पांडे जी, ठीक है। तो बंगाल में कहा, बंगाल में एक जगह है, कौन सा, बैरकपुर। बैरकपुर, बंगाल के बैरकपुर में क्या था, सैन्य छावनी थी, सैन्य छावनी, ठीक। और इस सैन्य छावनी में था 34वीं देसी इन्फेंट्री, देसी इन्फेंट्री। और इसमें देसी इन्फेंट्री मतलब पैदल वाले सैनिक, ठीक है। और इसमें एक सैनिक था, उसका नाम था क्या, मंगल पांडे, ठीक, मंगल पांडे। घटना क्या हुआ, तो 29 मार्च को, कब, 29 मार्च 1857 को इस बैरकपुर छावनी में दो ब्रिटिश अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, एक का नाम था मेजर बाथ और दूसरे का नाम था मेजर ह्यूज, ऐसा कुछ नाम था क्या, बाज के बात था शायद, बात है ना, बात है, ठीक है। मेजर बाथ और मेजर ह्यूज दो ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना। अब बाकी इनको कहा गया कि आप भाई अपने उसको किसको, राइफल को रिलोड करिए, ठीक है, और फिर आगे चलिए। तो बाकी सेनाओं ने तो किया, बाकी सेना के व्यक्तियों ने किया, लेकिन मंगल पांडे ने कहा कि बिल्कुल ही, पांडे देख रहे हैं, है ना, पांडे ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं इस कारतूस को अपने मुंह से नहीं छीलूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें गाय की चर्बी लगी है, ठीक है। तो फिर ये मेजर बाथ और ह्यूज ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जब उनको बोला मंगल पांडे, अरे यार जल्दी कारतूस भरो, फिर बोला मंगल पांडे ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं छीलूंगा ही नहीं। फिर बोले छीलोगे कि नहीं, मंगल पांडे बोला छीलना है, छीला, लोड किया, 2 शॉट में हेड शॉट खत्म, दोनों को निपटा दिया, मेजर बाथ और ह्यूज को, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इस चर्बी वाले कारतूस के विरोध करते हुए और फिर मेजर बाथ और मेजर ह्यूज को मार दिया, ठीक है, मार दिया। तो उसके बाद फिर एक और घटना हुई, कब, 8 ये मार्च है, फिर 8 अप्रैल, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को और सैन्य अदालत के निर्णय के बाद और 8 अप्रैल 1857 को किसको, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो अभी हम इसको विद्रोह जो 1857 का मेन विद्रोह तो प्रारंभ मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति ने किया है, ठीक है। तो आगे चल के एक और घटना होगी जिसमें व्यापक मात्रा में जो भारतीय सैनिक है वो विद्रोह करेंगे और उसको हम लोग विद्रोह का वास्तविक तिथि मानते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये थे मंगल पांडे जिन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया, ठीक है। इसके बाद एक तिथि थी, कब, 10 मई 1857, कब, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ में, कहां, मेरठ में, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में जितने भारतीय सैनिक थे सब ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहां जितने ब्रिटिश अधिकारी थे सबको मार दिए, ठीक है। इसलिए कहा, मेरठ में, ध्यान में रखना, ठीक। इसलिए जो 1857 का विद्रोह है उसकी शुरुआत किस तिथि से माना जाता है, 10 मई से। तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का विद्रोह की शुरुआत माना जाता है, ठीक है, या प्रारंभ माना जाता है, समझ में आया, ठीक है। अब इसका प्रतीक क्या था, 1857 की क्रांति के प्रतीक, तो एक है क्या, रोटी, चपाती भी बोलते हैं इसको, रोटी, और दूसरा था क्या, कमल का फूल, ठीक बात है, फूल कमल का, है ना। अभी मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, देखें क्या, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, है ना। उन्होंने भाषण दिया था कि आपके यहाँ आजादी के लिए आपके यहाँ का कुत्ता भी मरा है क्या। तो उसका जवाब देते हुए पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा था कि हम उस समय थे या नहीं थे, हमारे घर के कोई कुत्ता, हमारे घर में कोई कुत्ता था भी नहीं था, जिसके यहाँ था, है कि नहीं, लेकिन कमल उस समय भी था और कमल
आज भी है, ऐसा उन्होंने कहा था, इसलिए काफी वायरल हुआ था। ठीक है, अगर देखें हमने तो इसका जो प्रतीक है वो क्या था, इसका प्रतीक क्या था, ठीक है, प्रतीक है ना, तो इसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। समझ में आया? अब वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और हाँ, अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति जैसे समाप्त होगा, फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त कर दिया जाएगा और फिर डायरेक्ट यहाँ का शासन कहाँ से होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा यहाँ का सत्ता। और फिर लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम क्या बनाते हैं? वायसरॉय बनाते हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की सम्राज्ञी कौन है? महारानी विक्टोरिया। इस समय क्रांति के समय महारानी विक्टोरिया। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड पाल्मस्टन। वहां के पीएम कौन है? ब्रिटेन के कौन है? तो लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, लॉर्ड पाल्मस्टन वहां के प्रधानमंत्री हैं। ठीक बात है। और मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। जफर जो है उसका उपाधि था। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय क्या था? मुगल बादशाह था। ठीक है, तो इतना अच्छे ध्यान में रखेंगे, वनडे एग्जाम में पूछता है सीधा सीधा। लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन था भारत का? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। फिर सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया, है ना। पीएम कौन था? ब्रिटेन का लॉर्ड पाल्मस्टन। ये लॉर्ड पाल्मस्टन 3-4 बार आ चुका है वनडे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। समझ में आया? अब 10 मई की घटना तो हो गई, अब आगे फिर कौन सी घटना हुई, है ना। तो 10 मई को जब ये लोग मेरठ में पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह किया, उसके बाद रात को ये लोग कहां गए? दिल्ली कूच कर गए कि आज बिल्कुल ब्रिटिशों को निपटा ही देना है। बस आज 10 मई है, 11-12 मई तक भारत स्वतंत्र, इस भाव से निकले थे लोग। समझ रहे हैं? हाँ, कंप्लीट मारपीट की कूट काट के भगाई देंगे अंग्रेजों को यहाँ से। इस भाव से ये लोग मेरठ से विद्रोह किए और फिर 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हुआ और 11 मई को ये लोग कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। दिल्ली क्या थी? राजधानी थी, है ना। और हर आदमी राजधानी को टारगेट करता है। तो 11 मई को ये लोग पहुंच गए राजधानी दिल्ली। और यहाँ पे जितने ब्रिटिश सेना था, ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना, उन सबको क्या किया? मार दिया। जितने ब्रिटिश अधिकारी थे उन सबको मारा और फिर क्या किया? तो दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिया। और दिल्ली में मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक है, वो 82 वर्ष के थे जब 1857 में क्रांति हुआ। तो कितने साल के थे? 82 वर्ष के, बिल्कुल बूढ़ा हो चुके थे। अब इन लोगों ने जबरदस्ती इसको उचकाया कि आप जो है इस क्रांति का क्या नेता बनिए, है ना, अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करिए और आप हमारे मुख्य लीडर बनिए। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, देखो पता नहीं पल दो पल का साथी हूं मैं, ऐसा मत करो, मेरे को शांति से जीने दो। लेकिन जितने विद्रोही थे इन्होंने इसको उकसाया और जबरदस्ती इसको घोषित कर दिए क्या? 1857 क्रांति का नेता घोषित कर दिए। अब ये तो बेचारा बुजुर्ग था, तो दिल्ली में इस भारतीय सेना का फिर नेतृत्व किसने किया? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या? इसी जो 10 मई को विद्रोह करके मेरठ से आए थे, उसी में एक सेना का जनरल था, उसका नाम था क्या? बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। ठीक है, तो बख्त खान ने फिर दिल्ली में नेतृत्व किया, वास्तविक नेतृत्व। और ऐसे औपचारिक, जिस राष्ट्रपति क्या है औपचारिकता है, वैसे औपचारिक किसको घोषित कर दिए? बहादुर शाह जफर। बहुत अत्याचार होगा, बेचारा एक साथ बड़े शांति जी रहा था। अब इसको कंप्लीट जो है तहस नहस कर देंगे, इसके जीवन को जो 2-4 साल बचा है। ठीक है, समझ में आया? 11 मई की घटना। तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? भारतीय सेना का, इन विद्रोहियों का बख्त खान ने। ठीक है, समझ में आया? अब देखेंगे हम लोग अलग अलग जगह से विद्रोह हुए। अब अलग अलग जगह पर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने, किन किन लोगों ने, किन किन शासकों ने किया। ठीक है, तो जैसे अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं, कौन सा? तो पहला हमने देखा कि भाई दिल्ली, है ना, दिल्ली से नेतृत्व करता कौन है? बहादुर
शाह जफर या द्वितीय भी बोलते हैं इसको, तो बहादुर शाह जफर। लेकिन वास्तविक जो नेतृत्व थे या वास्तविक नेतृत्व करता था वो कौन था? बख्त खान। ये देख चुके हैं हम लोग, बख्त खान, ठीक है, ये वास्तविक नेतृत्व करता था बख्त खान दिल्ली में। इसके बाद जब ये इसका जो बहादुर शाह जफर था, ये द्वितीय था, इसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, ठीक है। जैसे ही अंग्रेज यहाँ पुनः अपना कब्जा करते हैं तो इसको क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर देते हैं। रंगून मतलब म्यांमार में है, तो वहां के जेल में इसको बंद कर देते हैं बहादुर शाह जफर को। इसके 3 ठो लड़का था, है ना, तो तीनों को दिल्ली में ही मार देते हैं ब्रिटिश लोग। एक जगह है उसका, जब इनके तीनों बेटों को मारते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है खूनी दरवाजा। क्या? खूनी दरवाजा। इसी खूनी दरवाजा पे और जो है इसके तीनों बच्चों को मार दिया जाता है। किसके? बहादुर शाह जफर के। और फिर जब इसको रंगून की जेल में बंद किया जाता है म्यांमार के, तो अंततः 1862 में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह जफर की, ठीक है। अब दिल्ली में इस विद्रोह का दमन किसने किया? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? किसी ने तो किया होगा जिसने इसका दमन किया इस विद्रोह का दिल्ली में। तो ब्रिटिश सेना का जो सेना नायक था, सेनापति था, वो कौन था? सेना नायक जिसने दिल्ली में इस विद्रोह का दमन किया, तो उसका नाम था क्या? जॉन निकोलस, और एक और व्यक्ति थे, जॉन निकोलस और हडसन, ठीक। तो हडसन और निकोलस ने इस विद्रोह का दमन किया दिल्ली में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आता है? जगह का नाम देगा, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इधर नेतृत्व करते देगा, फिर मैच द फॉलोइंग, या दे देगा दिल्ली, मेरठ, फिर यहाँ इस विद्रोह का दमन किसने किया, तो अलग अलग जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम देगा, और फिर बोलेगा मिलाइए। तो पता होना चाहिए कि किसने इस विद्रोह का दमन किया, ठीक। तो कौन थे? जो दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया, उसका नाम था जॉन निकोलस और हडसन, ठीक बात है। तो ये तो दिल्ली हो गया। अब दिल्ली के बाद दूसरा जगह है जहां से विद्रोह का नेतृत्व किया, उसका नाम है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ, तो उस समय लखनऊ को क्या बोलते थे? अवध अर्थात लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ से, और जो है नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हम लोग को पिछले अभी कुछ समय पहले पढ़े हैं कि भाई अवध को कुशासन का आरोप लगा देते और हड़प लेते हैं। तो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उसकी बेगम थी, उसका नाम क्या था? बेगम हजरत महल, और इसके पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कद्र, कादिर भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है। तो बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कद्र ने और जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। और अंततः ये भी पराजित हुए। तो यहाँ ब्रिटिश सेना के अधिकारी की कौन थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया लखनऊ में? तो कैंपबेल, ठीक है। कैंपबेल ध्यान में रखना है, ये काफी फेमस आदमी है। जैसे हम लोग देखें नरबली प्रथा के लिए कैंपबेल, इसके लिए कैंपबेल, ठीक है। तो किसने दमन किया? कैंपबेल ने, और इस विद्रोह का क्या किया? दमन किया। उसके बाद जब पराजित हुई तो बेगम हजरत महल को फिर जापान चली गई, है ना, अपनी जान बचाने। जापान नहीं जी, नेपाल, ठीक है, सॉरी नेपाल चली गई, ठीक है, समझ में आया। तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, ठीक है। लखनऊ के बाद फिर देखते हैं क्या? कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया एक व्यक्ति है, क्या नाम है उनका? नाना साहब। अब ये नाना साहब कौन थे? हाँ, जब हम लोग मराठा पढ़ रहे थे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित हुए कौन? बाजीराव द्वितीय। फिर उनको कहाँ भेज दिए? बिठूर। और जब बिठूर भेजे तो उनका कोई प्राकृतिक संतान नहीं था, उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, तो उनका दत्तक पुत्र था, उसका नाम था क्या? नाना साहब। इसका वास्तविक नाम और था, क्या नाम था? धुंधु पंत, ठीक है, धुंधु पंत इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। नाम से लग रहा है बेचारा हार गया होगा, ठीक है। तो नाना साहब और इनके एक मित्र थे, उनका नाम था क्या? या सेना नायक थे, उनका नाम था क्या?
तात्या टोपे, और इन्होंने मिलकर के और लखनऊ में क्या किया, अंग्रेजों से युद्ध किया, पराजित हो गए ये। और जब पराजित हुए तो नाना साहब भाग करके कहाँ चले गए, नेपाल। नेपाल में शरण ले लिए जाकर के, और तात्या टोपे जी अपने वहां चले गए, कहाँ, ग्वालियर। ठीक बात है। अब कानपुर में इस विद्रोह का दमन किसने किया, तो दमन करता कौन है, तो दमन करता है इसके कौन, नहीं, यहाँ पे दमन करता है कैंपबेल, क्योंकि लखनऊ कानपुर एक ही जगह है, तो एक ही अधिकारी भेजे थे। ठीक है, कैंपबेल। ठीक है, यहाँ का दमन किसने किया, कैंपबेल। समझ में? तो जैसे हमने दिल्ली देखा, दिल्ली में दमन करता कौन थे, हडसन और निकोलस। और फिर उसके बाद हमने लखनऊ देखा और कानपुर देखा, तो लखनऊ कानपुर में एक ही व्यक्ति है, क्या नाम है उनका, कैंपबेल। तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लखनऊ और कानपुर में कैंप लग गया है ना। तो ब्रिटिश लोग लखनऊ और कानपुर में कैंप लगाए थे, ऐसे करके याद रख सकते हैं, कैंप लगाए थे, तो कैंपबेल से ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कानपुर। ठीक बात है, तो हमने दिल्ली देख लिया, लखनऊ देख लिया और कानपुर। अब इसके बाद देखते हैं क्या, झांसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, झांसी क्वेश्चन आता है। ठीक है, झांसी, ठीक बात है। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक बात है। कौन थी भाई रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर की रानी। हाँ, तो झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनकी पत्नी थी, इनकी बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। मूवी आई थी, है ना, मणिकर्णिका, वो तो निकनेम हो गया, घर में बोलते हैं वाला। ठीक है, मणिकर्णिका, तो मूवी आया था अभी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, कंगना रणावत के देखे होंगे। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने और क्या किया, तो 1857 क्रांति का विद्रोह किया, कहां से, झांसी से। ठीक है, इनके बारे में एक फेमस कविता है, अगर सुने होंगे, है ना, चमक भी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, वीर रस तलवार। हाँ, वीर रस, इसको ना हिंदी पढ़ते थे अपन लोग, जब हिंदी में ना वीर रस पढ़ते थे ना, जितने रस दस्ट हो उसमें वीर रस को उदाहरण करते थे क्या, कि चमक भी 57 तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी को झांसी वाली। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई है। अब इनके साथ ये क्या किया, झांसी में इन्होंने युद्ध किया, और जब युद्ध किया तो झांसी में पराजित हो गई। जब झांसी में पराजित हो गई तो ये कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। और ग्वालियर चली गई तो किसके साथ मिलकर फिर इन्होंने ग्वालियर में युद्ध किया, तात्या टोपे के साथ मिलकर के। और तात्या टोपे के साथ मिलकर के युद्ध किया, वहां भी पराजित हो गए। तो वहां किस युद्ध में पराजित हुए, तो वहां बोलते हैं मुरार के युद्ध में। और जो झांसी की रानी पराजित हुई, और लड़ते लड़ते कब, 18 जून 1858 को, और जो है लड़ते लड़ते इनको वीर गति प्राप्त हुई, इसको, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया, किनके साथ युद्ध किया है रानी लक्ष्मीबाई, तो उनका नाम था जनरल ह्यूरोज, है ना, ह्यूरोज या ह्यूज रोज भी बोलते हैं इसको, जनरल ह्यूज रोज। ठीक है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई मरती हैं, अब पहले धारावाहिक आता था, देखिए रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, तो जब धारावाहिक आता था तो मैं इसको देखा था कि जब ये मरती हैं तो ये इनका फेमस डायलॉग है। ठीक है, फेमस एक उक्ति है, क्या, कि जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, तो जब उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, तो जनरल ह्यूरोज ने एक वाक्य कहा था कि इस विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में काफी सारे लोगों के साथ मैंने युद्ध किया, उसमें एकमात्र मर्द थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ये इनका किसका, जनरल ह्यूरोज का उक्ति है। ठीक है, और जब कहते हैं कि ये इनकी मृत्यु हुई तो ब्रिटिश सेना इसके पास जाने से डर रही, हाँ, कि अगर जीवित होंगी तो निपट जाएंगे। ठीक है, तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। समझ में आया, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया, और उसके बाद झांसी में जब पराजित हुई तो कहाँ, ग्वालियर चली गई, वहां तात्या टोपे के साथ मिलकर के और युद्ध किया। अंततः मुरार के युद्ध में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। ठीक, और इस झांसी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया, जनरल ह्यूरोज या जनरल ह्यूज रोज भी बोलते हैं इसको। ठीक, समझ में? ठीक है, अब बाकी कल पढ़ेंगे।
आज की मजदूरी यही समाप्त करते हैं 7:30 बजे, ठीक। चलो एक सेकंड बहुत दिक्कत है।